नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कृषि के प्रकारों से आगे अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने कृषि के प्रमुख प्रकार जिनमें व्यापारिक पशुचारण, निर्वाह पशुचारण आदि प्रकारों का अध्ययन किया है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए स्थानांतरित कृषि अथवा जीवन निर्वाह कृषि का अध्ययन करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पर यह कृषि की जाती है। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। स्थानांतरित कृषि उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि है। तो दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है और आदिम प्रकार की, आदिम प्रकार का मतलब है कि इसमें अधिक विकास नहीं हुआ है या इसमें विकसित तकनीकी का जो प्रयोग है वो नहीं हो पाया है। इसमें सर्वप्रथम कृषि हेतु वनों को काटकर भूमि तैयार की जाती है। सबसे पहले वनों को काट लिया जाता है, वहाँ पर 2 से 3 वर्ष तक खेती की जाती है। जब 2 से 3 वर्ष तक खेती करते हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके पश्चात उस कृषि भूमि को बदल लिया जाता है और अगले दूसरे वन क्षेत्र को साफ करके वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो इस कृषि में 2 से 3 वर्ष तक एक स्थान पर खेती करते हैं, उसके बाद खेत को बदल लेते हैं। तो कृषि भूमि का निरंतर परिवर्तन या स्थानांतरण होता रहता है। इस कारण से इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत भूमि को साफ कर लिया जाता है और उस भूमि को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है और उसके पश्चात 1-2 वर्ष बाद उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर कृषि की जाती है पेड़ों वनस्पति को साफ करके। तो इसी कारण से इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। और निर्वाह कृषि इसलिए कहते हैं कि इस कृषि में केवल एक कृषक परिवार के जीवन निर्वाह के लिए ही आवश्यक उत्पादन हो पाता है, उतना ही उत्पादन होता है जिससे कि उस कृषक का परिवार पेट पाल सके, इसलिए इसे निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसका वितरण देखते हैं। तो ये कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री अक्षांशों तक यह कृषि की जाती है। विश्व के निम्न प्रदेशों में यह कृषि होती है। सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिका में संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर के एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश दक्षिण तक, मध्य अमेरिका में मेक्सिको तक, अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग और मेडागास्कर, दक्षिण पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यू हेब्रिडाइस, फिलीपाइंस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन व भारत के आंतरिक व उत्तरी पूर्वी भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इन प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि होती है और ये सभी जो प्रदेश आपको मैंने बताए हैं ये सभी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री अक्षांशों तक फैले हुए यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस प्रकार की कृषि के संभवतः सबसे ज्यादा नाम है। स्थानांतरित या निर्वाह कृषि को प्रत्येक स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूरोप में नवप्रस्तर या नवपाषाण काल में इसे स्वीडेन कहा जाता था, स्वीडेन नाम से इसे जानते थे। ये देखिए मेक्सिको के हिस्से में अमेजन नदी बेसिन, एंडीज पर्वत के पार, इसी तरह से अफ्रीका में गिनी, घाना, मेडागास्कर, कांगो बेसिन का हिस्सा, भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसी तरह से मध्य के जो कुछ भाग है वो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, वियतनाम, कंबोडिया आदि क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। तो ये 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में कृषि की जाती है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस कृषि के इतने नाम हैं कि जितने किसी कृषि के नहीं हैं। लगभग प्रत्येक स्थान पर इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं हम ये देखते हैं। इस कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, फिलीपींस में केंगिन कहते हैं, मेक्सिको तथा जिम्बाब्वे में मिल्पा इसे कहा जाता है, वियतनाम में इसका नाम रे है, वेनेजुएला में कानुको, ब्राज़ील में रोका, जायरे में मासोले, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंगिया, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग, भारत में भी इसके कई नाम है। देखिए उत्तरी पूर्वी भारत में से झूमिंग कृषि कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान में से वालरा कहते हैं, केरल में पोनम कहते हैं, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में डैया व पेंडा तथा पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम हैं।
जिससे कि इस कृषि को इन नामों से जाना जाता है। और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसके जो विभिन्न नाम हैं उनसे। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। कृषक आवास व खेत स्थायी नहीं होते, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्थानांतरित कृषि है, तो स्थानांतरित होने के कारण यहाँ जो कृषक के खेत हैं और आवास वो स्थायी नहीं होते हैं, 2 या 3 वर्षों में बदल जाते हैं। उपज का प्राथमिक उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह होता है, आपको मैंने बताया था, केवल जीवन निर्वाह के लिए यह कृषि की जाती है। कृषक का परिवार अपना पेट पाल लेता है केवल। साधारण औजार जैसे खुरपी है, कुदाली है, खोदने के औजार है, पत्थर के औजार है, ये काम में लिए जाते हैं। खेतों को बार बार बदलने के कारण इस कृषि के क्षेत्र मृदा अपरदन व वनोन्मूलन की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खेतों को बार बार बदला जाता है, वृक्षों की कटाई की जाती है, तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण इस कृषि के क्षेत्र मृदा अपरदन और वनोन्मूलन की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। इस कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि, यानी वनों को काटते हैं और वनस्पति को जलाकर भूमि को साफ करते हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। देखिए कुछ और विशेषताएं हैं इसकी। मक्का, ज्वार, बाजरा, सेम, मटर, टमाटर यहाँ की प्रमुख उपजें हैं। भूमि की उर्वरता में निरंतर ह्रास होता रहता है, क्योंकि जो है उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है और वनों की कटाई निरंतर की जाती है, तो भूमि की उर्वरता का ह्रास होता रहता है। यह कृषि अधिकतर आदिवासी समुदायों द्वारा की जाती है। तो चूंकि आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में निवास करते हैं, उनके पास कृषि भूमि नहीं होती है, औजार भी साधारण होते हैं और केवल उन्हें अपने स्वयं का, अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है, इसलिए अधिकतर जो ये कृषि है वो आदिवासी समुदायों द्वारा ही की जाती है। तो विश्व में जहाँ जहाँ भी ये कृषि हो रही है वहाँ पर अधिकांशतः ये कृषि आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। कृषि उपज पूरी नहीं पड़ती है, अतः वनों से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त कर लिए जाते हैं। वनों से विभिन्न प्रकार के कंद, मूल, फल आदि एकत्रित करते हैं, जिनसे भी पेट पालन किया जाता है। इस संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पूरे वर्ष उच्च तापमान और तीव्र वर्षा होती है, अतः सघन वन भी पाए जाते हैं। तो ये जो इस कृषि का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध में है, 20 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री दक्षिण में है, तो वहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण उच्च तापमान होता है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सघन वन भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानांतरित कृषि है उसकी मुख्य विशेषता कृषि क्षेत्र का स्थानांतरण है, और ये एक तरह से निर्वाह कृषि, जिसमें केवल कृषक उसके परिवार के निर्वाह के लिए उपज एकत्रित की जाती है, उपज उगाई जाती है। अब दोस्तों अगला है प्रारंभिक स्थायी कृषि। जब कृषक परिवार की जनसंख्या बढ़ती है और कृषि कार्य के लिए भूमि को उपलब्धता होने लगती है, तो कृषक बार बार स्थानांतरण करना उचित नहीं समझता है और वो एक स्थान को चुन लेता है और वहीं पर स्थायी रूप से रह करके वो खेती करने लगता है। तो ये स्थायी कृषि का प्रारंभिक रूप है, इसलिए इसे प्रारंभिक स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यह स्थायी कृषि का ही विकसित रूप है। इस कृषि में कृषि भूमि का स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो अभी आपको ये कारण भी बताए थे, क्योंकि जनसंख्या कुछ बढ़ जाती है और कृषक बार बार के स्थानांतरण से त्रस्त हो चुका होता है। इसका वितरण लगभग ये उन्हीं जलवायु दिशा में की जाती है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है। केवल अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें स्थानांतरण नहीं होता है। यह कृषि मध्य अमेरिका के पहाड़ी और पठारी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज पर्वत के उष्णकटिबंधीय भागों में, पूर्वी अफ्रीका के पठारी भागों में, घाना, नाइजीरिया, कीनिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड व पूर्वी द्वीप समूह आदि में की जाती है। और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो स्थानांतरित कृषि के समान ही है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। भूमि का स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो जो आपको मैंने बताया था अभी, कृषि भूमि का स्थानांतरण बंद हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण एक तो भूमि की कमी होने लगती है, वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष स्थानांतरण कठिन हो जाता है। तो कृषक क्या करता है, कुछ जल स्रोतों के समीप ही अपना आवास और कृषि भूमि निर्धारित कर ली जाती है और कुछ मात्रा में पशुपालन भी करने प्रारंभ होता है। क्योंकि कृषक स्थायी आवास बना करके रहने लगता है, तो पशुपालन भी किया जाने लगता है। उत्पादन कुछ अधिक होने लगता है तथा अन्य विशेषताएं स्थानांतरित कृषि के समान ही है। बस अंतर दोनों में इतना है कि स्थायी कृषि में जो कृषि भूमि है वो स्थायी हो जाती है, उत्पादन कुछ अधिक होता है और पशुपालन भी किया जाता है। अब आते हैं हम गहन निर्वाह कृषि पर। दोस्तों अभी तक तो हमने स्थानांतरित कृषि या जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा था। अब हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। गहन निर्वाह कृषि से तात्पर्य है कि कृषि भी निर्वाह के लिए की जाती है, लेकिन इस कृषि का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इससे जो
कृषि क्षेत्र है उससे अधिक से अधिक उपज या अधिक से अधिक मात्रा में फसलें उत्पादित कर ली जाए, इसलिए इसे गहन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। और इस कृषि की आवश्यकता अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में पड़ती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इन देशों में भूमि की उपलब्धता कम होती है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, इन देशों में भूमि की उपलब्धता कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि की उपलब्धता कम होती है और जो कृषि भूमि उपलब्ध है उसी से अधिक उपज लेने का प्रयास किया जाता है, यानी गहनता से कृषि की जाती है, इसलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की, और निर्वाह इसलिए कहते हैं कि जो जनसंख्या उसका भरण पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। व्यापार इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, निर्वाह इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार की कृषि का संकेंद्रण मुख्य रूप से मानसून एशिया के देशों में किया जाता है। महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी भागों में की जाने के कारण इसे विद्वानों ने पूर्वाच्य कृषि या ओरिएंटल एग्रीकल्चर भी कहा है। तो जो मानसूनी क्षेत्र हैं वो अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में है। तो ये कृषि भूमि क्षेत्रों में की जाती है, तो विद्वानों ने इसे पूर्वाच्य कृषि या ओरिएंटल एग्रीकल्चर भी कहा है। क्योंकि इन सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में चावल बहुतायत से उगाया जाता है, अतः इस कृषि को चावल की फसल के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो अधिक जनसंख्या वाले देशों में चावल एक प्रमुख खाद्यान्न होता है, क्योंकि जो चावल है वो गेहूं की अपेक्षा अधिक लोगों का भरण पोषण कर सकता है। और चूंकि वर्षा भी अधिक होती है, तो अधिक वर्षा और जो दशाएं होती है, भौगोलिक दशाएं होती है, वो चावल उत्पादन के लिए अच्छी होती है। इसलिए जो ये गहन निर्वाह कृषि या मानसूनी प्रदेश उनमें चावल बहुतायत से उगाया जाता है। तो चावल के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब सबसे पहले हम चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि का अध्ययन करेंगे। मानसून एशिया के 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में चावल प्रधान फसल नहीं होती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। इससे कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। खरीफ के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना तथा रबी के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना व जायद के अंतर्गत सब्जियां व हरे चारे का उत्पादन किया जाता है, किंतु चावल मुख्य फसल नहीं होती है। जलवायु, औसत वार्षिक तापमान उत्तरी मानसूनी प्रदेशों में 17 डिग्री सेल्सियस व दक्षिणी मानसूनी प्रदेशों में 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि जो दक्षिणी मानसूनी प्रदेश है वो भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। अधिकांश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि आंतरिक भागों में जैसे उत्तरी चीन, पाकिस्तान में वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में रहता है। तो अधिकांश देशों में तो वर्षा 200 सेंटीमीटर है, लेकिन आंतरिक भागों में वर्षा का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर ही है, इसलिए वहाँ पर चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इस कृषि का जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व एशिया के संपूर्ण मानसूनी भाग में भारत, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, फिलीपाइन, द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, लाओस, मलेशिया आदि देशों में की जाती है। तो जो चावल प्रधान गहन कृषि वो भी इन्हीं क्षेत्रों में है और चावल विहीन गहन कृषि वो भी इन्हीं क्षेत्रों में, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि जो चावल विहीन गहन कृषि है वो इन क्षेत्रों के ऐसे भागों में की जाती है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है, और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। इसके पश्चात इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इन प्रदेशों में कम वर्षा वाले भागों में चावल नहीं उगाया जाता है, क्योंकि चावल की जो फसल है उसके लिए अधिक मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है और कम से कम 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जाड़े की ऋतु साधारण होती है। तो जो क्षेत्र चक्रवातों से प्रभावित है उनको छोड़ करके जाड़े की ऋतु साधारण होती है, यानी कि वर्षा नहीं होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित, अनियमित और अपर्याप्त होती है। सिंचाई का स्थान महत्वपूर्ण है, कि आपको बताया था मैंने कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर सिंचाई का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। नदी घाटियों व समुद्र तटीय भागों में दोमट व कछारी मृदा तथा अन्य भागों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर ये कृषि की जाती है वहाँ नदी घाटियों और समुद्र तटीय भागों में दोमट और कछारी मिट्टी मिलती है, और आंतरिक भागों में हम जाएंगे तो वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चात है दोस्तों चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो अभी तो हमने पढ़ा था चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, जो कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में की जाती है। अब हम पढ़ते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह
जो कि लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसत वाले स्थानों पर की जाती है, और ये दोनों ही मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यह कृषि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है जहां पर चावल मुख्य फसल है। यह कृषि भी सघन जनसंख्या वाले उन्हीं मानसूनी जलवायु प्रदेशों में की जाती है जहां पर चावल विहीन गहन कृषि होती है। तो क्षेत्र एक ही है लेकिन वर्षा का अंतर है। मानसूनी क्षेत्रों में जो स्थान 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा रखते हैं वहाँ पर चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और जो स्थान 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले रखते हैं वहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि तो दोनों क्षेत्रों में है, लेकिन केवल अंतर है चावल की फसल का, और वो अंतर इसलिए है कि चावल विहीन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, चावल प्रधान कृषि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसी आधार पर दो भाग इसके किए गए, सामने पहले देखा था। जलवायु, तापमान वर्ष पर ऊंचा रहता है, वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, हमने देखा भी। भौगोलिक दशाओं के अनुकूलता के कारण कहीं कहीं तो वर्ष में चावल की 3-3 फसलें भी ले ली जाती है। तो वर्षा अधिक है तो उस कारण से कहीं कहीं पर तो चावल की 3-3 फसलें भी ले लेते हैं। तो ये जो मानसूनी क्षेत्र है, एक तो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है, नदी घाटी की उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, पर्याप्त जनसंख्या है, मानवीय श्रम भी मिल जाता है। तो इन सभी कारणों से चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्रों में एक साथ 3 फसलें भी एक वर्ष में चावल की ले ली जाती है। एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती है और एक खेत से 3 फसलें अधिकतम कृषकों के द्वारा ले ली जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चावल के खेत तैयार किए जा रहे हैं। चावल के खेत तैयार करने के लिए लगभग 90 दिनों तक खेत में पानी भरा देना आवश्यक है। तो ये स्थिति तभी हो सकती है जबकि वर्षा का वार्षिक औसत अधिक हो, उसी समय यह स्थिति हो सकती है कि 90 दिनों तक खेत में पानी भरा रह सके। इसके लिए श्रम भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, जल की भी पर्याप्त मात्रा चाहिए और उपजाऊ दोमट कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। विशेषताएं देखते हैं। चावल प्रधान इस कृषि को सावा कृषि भी कहते हैं। सावा एक इंडोनेशियाई शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है। सावा कृषि कहते हैं। सावा एक इंडोनेशियाई शब्द है जिसका प्रयोग जल से भरे हुए समतल चावल के खेत के लिए किया जाता है। इंडोनेशिया में जल से भरे हुए समतल चावल के खेत को सावा कहते हैं, तो इसे सावा कृषि भी कहते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो मानसूनी प्रदेश विश्व के सघन जनसंख्या वाले देश हैं। चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सभी सघन जनसंख्या वाले देश हैं। तो सघन जनसंख्या होने के कारण यहाँ जो खेतों का आकार है वो भी छोटा होता है, और ये छोटे छोटे खेत भी पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित होते रहते हैं। मान लीजिए पिता है, उसके 3 पुत्र हैं और पिता के पास 3 बीघा भूमि है, तो उसके पुत्रों के पास 1-1 बीघा भूमि शेष रह जाती है। और यदि मान लीजिए फिर उन 3 पुत्रों के 1-1 पुत्र और हो गए तो उनके पास वापस आधा बीघा भूमि शेष रह जाती है। जनसंख्या अधिक होने व पूंजी उपलब्धता कम होने के कारण मानव श्रम प्रदान होता है। तो जो अधिकांश मानसूनी देश है विश्व के, वो गरीब है, विकासशील है, तो उनके पास तकनीकी और पूंजी नहीं होती है, केवल मानवीय श्रम होता है। तो मानवीय श्रम का प्रयोग प्रधानता से होता है। समस्त कार्य जुताई, निराई, गुड़ाई, फसल की बुआई, कटाई का अधिकांश कार्य मानव के द्वारा ही किया जाता है। मशीनों का प्रयोग कम होता है। इस कृषि में भूमि की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि छोटे से छोटे हिस्से को भी कृषि के प्रयोग में लाया जाता है। तो अनावश्यक कृषि भूमि बहुत कम मात्रा में छोड़ी जाती है। मेड़ तथा निकलने का स्थान, इन ऐसे अनावश्यक कार्यों के लिए बहुत सीमित मात्रा में भूमि छोड़ी जाती है। अधिक से अधिक भूमि को खेती के प्रयोग में लाए जाने का प्रयास किया जाता है, और छोटे से छोटे हिस्से में भी फसल उगाने का प्रयास किया जाता है। एक ही खेत से 2 या 2 से अधिक फसलें लेने का प्रयास भी एक वर्ष में होता है। तो वास्तव में जो गहन कृषि का जो परिभाषा दे सकते हैं वो ये कृषि है। दलदली भूमि को सुखा करके, शुष्क भूमि को सिंचाई के द्वारा, पहाड़ी ढालों को वेदिकाकरण के द्वारा समतल करके प्रयोग में लाया जाता है। तो जहाँ भी जिस प्रकार की भूमि दिखाई दे जाती है उसे किन्हीं उपायों के द्वारा कृषि के कार्य में लिया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, किंतु यह सीमित मात्रा में होता है क्योंकि कृषि इतनी सघन होती है कि पशुपालन के स्थान नहीं बचता है। तो चारागाह वगैरह के लिए स्थान छोड़ना मुश्किल पड़ता है। स्थानीय परिवेश के अनुसार गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गियां, सुअर भी पाले जाते हैं जिनका अंडे, दूध व मांस के आवश्यकता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्थानीय परिवेश जैसे भारत है तो भारत में गाय, भेड़, बकरी का प्रयोग पाले जाते हैं, ऊंट पाले जाते हैं। आप चीन वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर मुर्गियाँ और सुअर पाले जाते हैं। तो इनका जो प्रयोग होता है वो आवश्यकता के अनुसार, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उर्वरकों का उपयोग कम होता है क्योंकि एक तो तकनीकी नहीं है, दूसरा इनके पास पूंजी नहीं होती, तो उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। पशुओं से जो प्राप्त खाद होती है उसी का प्रयोग किया जाता है।
और वर्तमान समय में जो कुछ विकासशील देश अधिक प्रगति कर गए हैं, जैसे भारत है, जापान है, चीन है, तो यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है। जापान और चीन इस प्रकार की जो गहन कृषि उनमें काफ़ी अग्रणी हैं। तकनीकी का प्रयोग भी कम ही किया जाता है। जो अधिकांश काम होता है वो कार्य खुरपी, कुदाली, हल, फावड़ा जैसे साधारण औजारों के द्वारा किया जाता है। कुछ देशों में वर्तमान में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो वैसे तो अधिकांश कार्य साधारण औजारों के द्वारा ही होता है, फिर भी वर्तमान समय में चूँकि तकनीकी उपलब्धता कुछ सुगम हुई है, विकासशील देशों को कई प्रकार की सहायताएं मिलती है, तो इस कारण से वहाँ पर कृषि कार्य हेतु सब्सिडी दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ मात्रा में मशीनीकरण का प्रयोग भी किया जाने लगा है। बीज बोने व फसल काटने के लिए भी मशीनों का प्रयोग वर्तमान समय में होने लगा है। सारांशतः इस कृषि में छोटे खेतों व साधारण संसाधनों से अधिकतम उपज लेने का प्रयास किया जाता है। तो सारांश ये है कि जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि होती है, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वहाँ पर चावल मुख्य फसल होती है। अधिकांशतः मानवीय श्रम का प्रयोग किया जाता है और एक ही खेत से अधिकतम उपज, अधिकतम फसलें लेने का प्रयास होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यदि ये दक्षिण पूर्वी भाग है, ये ब्राज़ील, ये अर्जेंटीना दक्षिण पूर्वी भाग है, अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये भारत का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ये इन सभी में जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो मुख्य क्षेत्र तो ये वाला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का, एशिया का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मानसून एशिया, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन आदि, जापान आदि आते हैं। तो ये सारा का सारा क्षेत्र गहन निर्वाह कृषि के लिए जाना जाता है और इसी क्षेत्र के उन भागों में जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, उन भागों में चावल प्रधान फसल नहीं होती है, इसलिए उसे चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में चूँकि चावल प्रधान फसल होती है, इसलिए वहाँ उसको चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने स्थानांतरित कृषि या निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा, जो भी दो प्रकार की थी, स्थानांतरित जीवन निर्वाह कृषि और दूसरी प्रारंभिक स्थायी कृषि, और गहन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा जो भी दो प्रकार की थी, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।